in spite of the very same people who are talking to us now, oh, debt, when these the very same people who asked me to print notes. 60 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया। आज हर एक भारतीय के ऊपर 1.20 लाख का डेट है, जिसमें मोदी सरकार हर एक सेकंड में 4 लाख का डेट लेती है, जिसकी वजह से आज पूरे भारत का डेट 155 लाख करोड़ तक पहुंच गया और हर साल सरकार 11 लाख करोड़ का तो इंटरेस्ट ही पे करती है। ये क्लेम्स हैं कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत के, जिनका कहना है कि 1947 से लेकर 2014 तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो भारत का डेट सिर्फ 55 लाख करोड़ था, बट जब से मोदी जी की सरकार बनी तब से लेकर अब तक भारत का डेट 100 लाख करोड़ तक बढ़ गया, जिसकी वजह से आज टोटल डेट 155 लाख करोड़ है, जो कि पिछले सालों के डेट के कंपैरेटिव 3 गुना ज्यादा बढ़ा है। इसका कारण है कि मोदी सरकार अच्छे ढंग से इकोनॉमी को मैनेज ही नहीं करी, जिसका रिजल्ट हम पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड हंगर में देख ही सकते हैं। उसके बाद ना उन्होंने एक ऐसी चीज बोली जो कि हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करती है, वो है डेट टू जीडीपी रेशो। डेट का मतलब सरकार ने कितना डेट लिया हुआ है, जीडीपी का मतलब हमारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है वो क्या वैल्यू हमारी इकोनॉमी में ऐड करते हैं, उसे हम बोलते हैं जीडीपी। सिंपल भाषा में कि अगर हमारे देश की डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ती है तो इसका मतलब सरकार ज़्यादा डेट ले रही है बट हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। अगर डेट टू जीडीपी रेशो कम होती है तो इसका मतलब सरकार कम डेट ले रही है और हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन का कहना है कि भारत की डेट टू जीडीपी रेशो 84% है। इतनी तो जितनी भी डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनकी भी एवरेज 64% होती है। पर कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का कुछ और ही कहना है। उनके हिसाब से भारत की डेट टू जीडीपी रेशो 57.3% है। वेट, एक पार्टी बोल रही है 84%, एक पार्टी बोल रही है 57.3%। ये कैसे हो सकता है? इसमें कौन सही है? इसका जवाब है कैलकुलेशन। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते बैठेंगे? बिल्कुल सिंपल है। अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर को देखें तो उन्होंने डेट टू जीडीपी रेशो में जो जीडीपी ली है वो है नॉमिनल जीडीपी, मतलब इसमें हम इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते। अगर हम गूगल पर टाइप करें कि नॉमिनल जीडीपी भारत के कितने हैं तो हमें पता चल जाएगा वो है 272 लाख करोड़। इसीलिए हम डेट को जब नॉमिनल जीडीपी से डिवाइड करेंगे, मतलब 155 लाख करोड़ को 272 लाख करोड़ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आएगा 57%। तो ये तो हो गया फाइनेंस मिनिस्टर की कैलकुलेशन। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने जो जीडीपी ली है वो है रियल जीडीपी, जिसकी वैल्यू भी हमें गूगल पर मिल जाएगी, जो कि है 160 लाख करोड़। इसीलिए हम डेट को मतलब 155 लाख करोड़ को डिवाइड करेंगे 160 लाख करोड़ से तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगा वो 90% से भी ऊपर होगा, तकरीबन आपको मिलेगा 96%। तो यहाँ पर नंबर्स के गेम है, समझने का तरीका बिल्कुल सेम है। अभी तक जो हमने बात की है उसमें हमने देखा कि पूरे नेशन के ऊपर कितना डेट है। अगर हम इसको ब्रेक करके स्टेट वाइज कंपेयर करना शुरू करें ना तो इस पे हमें पता चलेगा कि सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक स्टडी इन्फोस्फीयर टीम ने इसके ऊपर एनालिसिस किया था। उसमें उन्होंने पाया कि जिन भी स्टेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर वेलफेयर स्पेंडिंग और रेवेन्यू ग्रोथ के लिए जो स्पेंडिंग हो रही है उसमें बहुत बड़ा दरार है। इसीलिए स्टेट को एक्स्ट्रा डेट लेना पड़ता है ताकि वो अपने स्टेट्स को चला सके। इनफैक्ट इसके ऊपर ऑथर ने भी सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि वो ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर कर दें कि जितना भी पैसा सरकार स्टेट्स को दे रही है कि उनमें से कितना पैसा जाएगा वेलफेयर स्पेंडिंग के लिए और कितना एसेट बिल्डिंग के लिए। फिर जब श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में चला जाता ना तो उस समय आरबीआई हर एक स्टेट के बजट का ना मैक्रो फिस्कल एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्होंने पाया कि पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला और हरियाणा ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर मैक्सिमम रेवेन्यू स्टेट का इंटरेस्ट के पेमेंट में निकल जाता है, क्योंकि सेंटर की तरफ से जो स्टेट्स को फंड मिलते हैं वो इनफ नहीं होते, जिसकी वजह से स्टेट को अपनी स्टेट को चलाने के लिए एक्स्ट्रा बोरोइंग करनी पड़ती है। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीजंस पाए गए। पहला, अच्छे ढंग से टैक्स की कलेक्शन नहीं कर पा रही स्टेट। नंबर सेकेंड, जितने भी फंड्स उनको मिलते हैं उसका मैक्सिमम पैसा जो है अननेसेसरी चीज़ों पर जाता है और वो एसेट बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। और एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कोविड-19 या फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी स्टेट्स के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है।
अब हम ऐसा करते हैं, 2 स्टेट्स लेते हैं, उनको कंपैरिजन करके देखते हैं, फिर हमें ज़्यादा क्लियर होगा। एक है कर्नाटका जहाँ पर डेट कम है, पंजाब जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेट है। अब आ जाते हैं हम पंजाब के ऊपर। पंजाब जहाँ पर अनपेड लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डेट का बर्डन स्टेट के ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि टोटल डेट 2.82 लाख करोड़ हो चुका है, जिसकी वजह से पुअर टैक्स कलेक्शन हो रही है स्टेट में। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ रही है। सब्सिडीज, वेलफेयर स्कीम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, मिसमैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स, करप्शन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से स्टेट पैसा कमाने के लिए फिर टैक्सेस बढ़ाती है। जैसे भी आपने नोटिस किया होगा कि पंजाब में पेट्रोल एंड डीजल में वैट बढ़ाया गया है और उसी के साथ डेवलपमेंट टैक्स लगाया गया है पेंशनर्स के ऊपर। अब आते हैं हम कहानी के मेन मुद्दे पर कि सरकार जिस तरीके से डेट लेती जा रही है, क्या इसका इम्पैक्ट कुछ ही समय के अंदर हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ने वाला है, या फिर इसकी बजाय हमारा सपना $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का वो पूरा होने वाला है। तो उससे पहले ना हमें अपने आप से ये 2 सवाल पूछने होंगे। नंबर 1 कि सरकार जिस तरीके से डेट ले रही है, क्या उससे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। नंबर 2 सरकार जो डेट ले रही है, क्या उसको पे करने के लिए उनके पास इनफ पैसे हैं। तो सबसे पहले हम ग्रोथ को देखते हैं। ग्रोथ के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, वो है जीडीपी। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हर साल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है उससे क्या वैल्यू हमारी इकोनॉमी में ऐड होती है, उसे हम बोलते हैं जीडीपी। यदि हम पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उनको देखें तो उनमें भारत की रैंकिंग 5th पोजीशन पर आती है, जिसकी इकोनॉमी $3.75 ट्रिलियन है और उनकी एनुअल ग्रोथ रेट 7.2% है। वहीं पर हम दूसरी कंट्रीज को देखें जैसे यूएस, यूके, जर्मनी, वहाँ पर रिसेशन आने की वजह से काफ़ी सारे बैंक्स कोलैप्स हो चुके हैं। जैसे कि यूएस में 3 काफ़ी बड़े बैंक हैं। एक है सिलिकॉन वैली बैंक, दूसरा है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, तीसरा है सिग्नेचर बैंक। ये तीनों बैंक कोलैप्स हो चुके हैं। वहीं पर हम भारत के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल के पर कैपिटा इनकम जो है वो इस साल 1,72,000 का मार्क टच कर चुकी है। चलो ये तो होगी ग्रोथ रेट। इसको हम एक साइड पर रखकर यदि हम थोड़ी सी डेट की पोजीशन को देखें, अगर हम चेक करें ना कि सरकार पूरे साल में जितने भी पैसे कमाती है उसमें से 1 रुपए को कमाने के बाद कहाँ पर स्पेंड करती है, तो हमें पता चलेगा कि 20 पैसे तो इंटरेस्ट पेमेंट में निकल जाते हैं। फिर स्कीम्स आ गया, सब्सिडीज, डिफेंस एंड पेंशन, इन्हीं में ही सरकार का 50% पैसा चला जाता है। फिर जो पैसे बचते हैं वो आते हैं सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए, कमीशंस के लिए, टैक्सेस एंड ड्यूटीज के लिए। फिर क्या इस हिसाब से जो कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है वो सही है? तो इसके ऊपर हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नगेशवन का कहना है कि भारत का जो डेट है ना उसका साइज इकोनॉमी के साइज के हिसाब से रिलेटिव चल रहा है। ऐसा नहीं है कि डेट बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमारी इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करी, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात हाईलाइट की कि 2004 से लेकर 2014 तक जो सरकार का डेट था ना वो 9 गुना ज़्यादा बढ़ा। वहीं पर जब से मोदी जी की सरकार आई है भारत का डेट सिर्फ 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है। इतने समय में तो जितने भी कंट्रीज हैं उनका ही डेट 20 से लेकर 30 टाइम्स तक पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात, भारत का जो डेट है वो मैनेजेबल है, क्योंकि भारत की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 11 से 12% है और जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है सरकार की वो सिर्फ 7% है। फिर दूसरा सवाल आता है कि क्या सरकार के पास सच में इतने पैसे हैं कि वो डेट को आराम से पे कर सकते हैं? तो उसके लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि सरकार किस तरीके से डेट लेती है। 2 तरीके से लेती है। पहला है इंटरनल डेट, दूसरा है एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट का मतलब हम सब आम पब्लिक से लेना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के फॉर्म में या फिर ट्रेजरी बिल्स। बॉन्ड्स तो आप लोग जानते होंगे, ट्रेजरी बिल्स भी एक तरीके का लोन होता है जो कि सरकार हम सब आम पब्लिक से लेती है। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सटर्नल का मतलब दूसरी कंट्री से लोन लेना, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसी तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक। मतलब सिंपल भाषा में एक्सटर्नल का मतलब दूसरी कंट्री से लोन लेना उनकी करेंसी की फॉर्म में। तो सरकार के लिए सबसे बड़ा बर्डन जो है वो है एक्सटर्नल लोन, क्योंकि इसमें हमें दूसरी करेंसी की फॉर्म में लोन पे करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें लोन की पेमेंट करनी पड़ती है वो डॉलर्स में, उसके बाद यूरो, येन, ऐसी करेंसीज में आ जाता है। तो भारत का जो एक्सटर्नल लोन है वो है $624.7 बिलियन। बट एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व्स हैं।
वो है $609 बिलियन। मतलब कि हम आराम से एक बार में सारी पेमेंट करके डेट को ख़त्म कर सकते हैं। पर इस बात को भी नहीं हम जुटला सकते कि अगर हमारा डेट बढ़ता है और हमारी इकोनॉमी उस तरीके से ग्रो नहीं करती तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसकी लाइव एग्जांपल है जैसे चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर डेट की वजह से डूबा था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा और जो कंट्री की इकोनॉमी है वो भी गिरी। फिर अभी श्रीलंका, फिर अभी पाकिस्तान का भी सेम हाल चल रहा है। तो इसीलिए अगर भारत पर डेट बढ़ता है और इकोनॉमी ग्रो नहीं करती तो हमारे ऊपर 3 काफ़ी बड़े रिस्क आएंगे। पहला है एक्सचेंज रेट रिस्क। ये पता क्यों? अगर हमारा डेट बढ़ता है और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है रुपये के कंपैरेटिव, हमें फिर उतना ही ज़्यादा लोन पे करना पड़ेगा। मान लो कि $1 की वैल्यू अभी 80 रुपीज़ है, अब वहीं पर $1 की वैल्यू में रुपये की वैल्यू कम होगी, मान लो 79 या 78 रुपीज़ होगी, तो हमें उतना ही ज़्यादा लोन जो है वो वापस पे करना होगा। फिर दूसरा आ जाता है इन्फ्लेशन रिस्क। अब जैसे जैसे डेट बढ़ता है इकोनॉमी की वैल्यू गिरती है, इकोनॉमी ग्रोथ कम हो जाती है और उसी की वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए अभी श्रीलंका में इन्फ्लेशन 12% चल रहा है और पाकिस्तान में 29% चल रहा है। फिर तीसरा सबसे बड़ा रिस्क वो है क्रेडिट रिस्क। जिस तरीके से जब हम लोन की पेमेंट टाइम पर पे करते हैं तो हमें एक सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर मिलता है, जिसी के हिसाब से सरकार फिर हमें फर्दर लोन देती है, नहीं तो नहीं देती। उसी तरीके से कंट्रीज को भी एक रेटिंग मिलती है जो कि मूडी एंड S&P देती है। अभी हमारी रेटिंग जो है वो Baa3 चल रही है। अगर मान लो कि हम टाइम पर डेट की पेमेंट नहीं करते तो हमारी रेटिंग इससे भी ज़्यादा गिर जाएगी, जिसकी वजह से जो दूसरी कंट्रीज़ हैं या तो हमें लोन ही नहीं देंगी, अगर लोन देंगी तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, जैसे 7, 8, 9, 10% ऐसे चीज़ों तक चला जाएगा। तो ये काफ़ी बड़े रिस्क हैं जो कि हमें फेस करने पड़ेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।